जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है, मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है, नई नई जानकारियां दी जाती हैं, और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श का जवाब पेंशनर को, बैंक अकाउंट गलत की वजह से OROP 2 की किस्त नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनको OROP 2 की बाकी किस्त नहीं दी स्पर्श ने। वो इसलिए क्योंकि इनका बैंक खाता गलत चल रहा था, स्पर्श पे अकाउंट नंबर इनका गलत था। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया हो या आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो स्पर्श पे, जिसकी वजह से आपकी पेंशन रुक गई हो या फिर एरियर नहीं मिला हो? तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए अपनी सारी डिटेल स्पर्श पे, क्योंकि दोस्तों स्पर्श का कुछ भरोसा नहीं है। एक ऑब्जेक्शन लगने के बाद भी आपकी पेंशन वो रोक सकता है या फिर एरियर आपका डिक्लाइन कर सकता है, एरियर मना कर सकता है। तो ऐसी इन पेंशनर के साथ हुआ। पहले इनको बैंक के थ्रू इंस्टॉलमेंट मिल गई थी, लेकिन कुछ इंस्टॉलमेंट इनकी बच गई थी, तो बीच में इनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे। तो दोस्तों स्पर्श ने बाकी की इंस्टॉलमेंट नहीं दी क्योंकि इनका बैंक अकाउंट नंबर गलत था स्पर्श पे। तो जैसा कि आप ये लेटर भी देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है जो पेंशनर है वो कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें बैंक की पासबुक की कॉपी है, एक दो डॉक्यूमेंट और हैं। तब स्पर्श पे वो वेरीफाई होंगे, तब इनको बाकी की इंस्टॉलमेंट स्पर्श प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, आप भी चेक कर लीजिए कि आपकी सारी डिटेल स्पर्श पे ठीक है या नहीं है, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो पेंशन लेने में या फिर एरियर लेने में। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। 18 महीने का डीए एरियर सिर्फ कोई चमत्कार ही दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफी न्यूज़पेपर में आपने देखा, अमर उजाला में आपने देखा, आज तक में आपने देखा कि उसमें कहा जा रहा था कि भारत सरकार कहीं ना कहीं 18 महीने का जो डीए करियर है वो रिलीज कर सकती है। तमाम संगठनों ने आवाज उठाई है कि चुनाव से पहले भारत सरकार 18 महीने का डीए करियर रिलीज करे। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में भी ये बताया जा रहा था कि जो ये बजट आने वाला है इसमें हो सकता है कि 18 महीने का जो डीए करियर है वो रिलीज हो सके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, या फिर पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सके, आपकी पेंशन डबल हो सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं वो बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है, सच क्या है, ये मैं आपको बताता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा आपको पता है, सबसे पहले संसद में मना हो चुका है कि आपका 18 महीने का जो डीए के एरियर है वो रिलीज करे भारत सरकार। संसद ने मना कर दिया था, पंकज चौधरी साहब ने। फिर दोस्तों, मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि हमारे कुछ अधिकारियों द्वारा और जो भारत सरकार के अधिकारी थे उनके साथ मीटिंग हुई थी। वो कुछ और मीटिंग थी, लेकिन 18 महीने की डी एरियर पर भी बात पूछ ली गई थी। तो वहां पर भी मना कर दिया था कि भारत सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि आपको 18 महीने का जो डीए करियर है वो रिलीज करा जाए। यानी दोस्तों, जो संसद में मना हुआ और जो मीटिंग में मना हुआ, इससे तो साफ पता लग रहा है कि भारत सरकार आपको 18 महीने का जो डीए करियर है वो नहीं देगी। अब मैं बात करूंगा दूसरे यूट्यूब चैनल जो बता रहे हैं कि संसद में आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर 18 महीने का जो डीए करियर है उस पर बात चलेगी देने के लिए। दोस्तों, बजट जो होगा 1 फरवरी से वो एक अलग मैटर है, वो देश का बजट है, और उस बजट में पेंशन बढ़ाने को लेकर, 18 महीने का जो डीए करियर है उसको लेकर, या फिर भत्ते बढ़ाने को लेकर उस पर कोई बात नहीं होती बजट में। आपने जितने भी बजट देखे होंगे उसमें आपने कभी देखा कि आपकी पेंशन बढ़ रही है या फिर आपका एरियर दिलवाया जा रहा है या फिर आपके भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये जो बजट है ये देश का बजट है। तो इसलिए ये काम बजट का नहीं है। जो बजट में वित्त मंत्री जी बैठेंगे उनका काम नहीं है ये। पेंशन बढ़ाने का मुद्दा, 18 महीने का जो डीए का एरियर देने का है उसका मुद्दा, वो एक अलग मैटर है। तो आप ये भूल जाइए कि बजट में इसको लेकर कुछ बात उठेगी। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ 100%, आप चाहे माने ना माने। तो दोस्तों, सिर्फ
कोई चमत्कार ही आपको 18 महीने का डीए एरियर दिलवा सकता है, सिर्फ कोई चमत्कार, मिरेकल। और मैं तो चाह रहा हूं कि आपको मिल जाए। मैं तो कई वीडियो में आपको बताता ही हूं कि मैं तो चाहता हूं कि आपको मिल जाए जो भी आपका रुका हुआ पैसा है। लेकिन भारत सरकार क्या चाहती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चमत्कार कैसे हो सकते हैं? जैसे चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले आपको कुछ मिल जाए। तमाम संगठनों ने जो गुहार लगाई है, उनकी आवाज में इतनी शक्ति हो कि आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिल जाए। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं जो मैंने आपको रियलिटी समझा दी। बाकी आप क्या समझते हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एएफटी में जजमेंट सेफ, अभी तक पब्लिक नहीं, प्री 2006 ऑनरी नैब सुबेदार। दोस्तों जैसा आपको पता है, एएफटी में आपका एक जजमेंट सेफ है और ये उनके लिए जो 2006 से पहले के ऑनरी नैब सुबेदार हैं, जिनको 2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर मिल गए और उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों ये केस कब तक फाइनल होगा, कब तक इसका जजमेंट पब्लिक हो जाएगा? दोस्तों अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप मानेंगे नहीं, इसका भी जो खर्चा है वो खर्चा है 2500 और 3580 करोड़ रुपए। और इसमें दो फायदे मिलेंगे, एक तो मिलेगी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन और दूसरा 1 जुलाई 2014 के बाद का एरियर, पूरा अब तक का। तो दोस्तों इसका ही मैं खर्चा बता रहा हूं। अब इसमें बहुत से फैमिली पेंशनर हैं और खुद पेंशनर हैं, तो एक तो एरियर देना है 1 जुलाई 2014 के बाद, और फिर रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन भी लगानी है पेंशनर्स को, जो ऑनरी नायब सूबेदार है। तो दोस्तों ये मामला भी अभी अटका हुआ है। सेफ है जजमेंट, अब कब उसे पब्लिक होगा, कब वो दिया जाएगा, ये भगवान भरोसे है। तो दोस्तों अभी इसमें टाइम लग सकता है ये जजमेंट पब्लिक होने में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों पेंशन पर सबसे बड़ी विसंगति, पेंशन में प्रॉब्लम। ओआरओपी 1 आने के बाद एक्स ग्रुप के जो हवलदार थे उनकी पेंशन ज्यादा थी और इसके बदले में जो नायब सूबेदार थे वाई ग्रुप के, उनकी पेंशन कम थी। एक ये सबसे बड़ी विसंगति सामने आई। और दोस्तों ये जो विसंगति थी ये किसी ने नहीं उठाई, ये सबसे बड़ी विसंगति है। यानी जो एक्स ग्रुप के हवलदार थे उनकी पेंशन ज्यादा थी, जो जेसीओ साहब थे नायब सूबेदार वाई ग्रुप, उनकी पेंशन कम हो रही थी। और ठीक इसके उल्टा पहले क्या होता था, यानी 2006 से जून 14 तक, और दोस्तों एक्स ग्रुप के जो हवलदार थे उनकी पेंशन कम थी और नायब सूबेदार थे वाई ग्रुप के, वो ज्यादा ले रहे थे। यानी ओआरओपी 1 आने तक पेंशन उल्टी हो गई, यानी जो एक्स ग्रुप के हवलदार थे वो पेंशन ज्यादा लेने लगे और उल्टी नायब सूबेदार की पेंशन कम हो गई। और दोस्तों इसका नुकसान अभी भी पेंशनर को झेलना पड़ रहा है। ये विसंगति पुरानी है, लेकिन ओआरओपी 1 के बाद ये बढ़ती गई और इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों 568 सर्कुलर आने के बाद एक नायब सूबेदार की पेंशन वाई ग्रुप की थी 8330 और एक हवलदार एक्स ग्रुप की थी 6960। मैं 1/1/2006 की बात कर रहा हूं, जिस टाइम नायब सूबेदार पेंशन ज्यादा ले रहे थे और एक्स ग्रुप के हवलदार कम पेंशन ले रहे थे। जब मैंने आपको बताया कि ओआरओपी 1 के बाद ये उल्टा हो गया, यानी एक्स ग्रुप के हवलदार ज्यादा लेने लगे और नायब सूबेदार की पेंशन कम हो गई वाई ग्रुप की। तो दोस्तों इसकी विसंगति कौन ठीक करेगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम कैसी पेंशन टेबल बना रहे हैं कि जो रैंक ज्यादा है उसकी पेंशन कम हो रही है और जिसकी रैंक कम है उसकी पेंशन ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों मे बी ये मामला एएफटी के थ्रू या कोर्ट केस के थ्रू सुलझे, अगर भारत सरकार नहीं सुनती। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।